ध्वनि प्रदूषण स्टार्ट किया था अपन ने। कौन सी ऐसी ध्वनि है जो ध्वनि प्रदूषण करेगी या प्रदूषण फैलाएगी? वह ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगे या हमारे मन में अशांति उत्पन्न करे, ऐसी ध्वनि क्या करेगी? ध्वनि प्रदूषण। लिखवा तो दिया मैंने आपको, ये क्या वीडियो में भी कोई मिस्टेक हो गई थी और आपका भी रिवाइज हो जाएगा तो एक बार मैं बोल दूंगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखवाए थे मैंने। अनिद्रा यानी नींद में कमी, ठीक है। बहरापन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उच्च रक्तदाब, हृदय संबंधी विकार। अंदर क्लास में नहीं, अंदर ही बैठो या तो बाहर जाओ, ऐसा अंदर या क्लास के बाद। क्लास में नहीं बैठाऊंगा मैं तो। 4 बार तुम्हें बच्चा बुलाया है अंदर से, सर क्लास ले रहे, तुम्हारे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। बात भाई जी प्लीज, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण था। इसके अलावा मैंने लिखा है कि कभी कभी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण में रहने से क्या हो सकता है? बहरापन या मृत्यु, ठीक है। और ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, और जो मापने का यंत्र होता है उसे क्या बोलता है? डेसिबल मीटर, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा था कि 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो क्या करेगी? पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण उत्पन्न करेगी। अगर 90 डेसिबल से अधिक है तो वो हमारे कानों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगी, ठीक है। सामान्य बातचीत जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितनी होती है? 45 से 60 सामान्य बातचीत, ठीक है। और जो शांत माहौल होता है या शांत वातावरण, वहां कितनी होती है? 30 डेसिबल। और आपसे कानापुशी यानी किसी की चुगली करना, वहां कितनी होती है? 15 से 30। इसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो विश्व का स्वास्थ्य संघ है, उसने हमारे अधिकतम जो ध्वनि स्तर हो सकता है डेसिबल में उसकी माप बताई। तो 4 मैंने नाम लिखे थे, ठीक है। पहला तो क्या था? औद्योगिक क्षेत्र, और दूसरा व्यापारिक क्षेत्र, तीसरा आवासीय यानी जहां लोग रहते हैं, बस्तियां, ठीक है। और चौथा शांत यानी हॉस्पिटल और जैसे लाइब्रेरी वहां का माहौल होता है ना, वैसे, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा था दिन में और रात में, यानी दिन में तो कितनी हो सकती है और रात में कितनी हो सकती है, ठीक है। रात को क्या माहौल शांत होता है, आसपास में वाहन की ध्वनियां या प्रदूषण कम होता है, इसलिए क्या होता है? रात को ध्वनि ज्यादा दूरी तक गमन करती है, ठीक है। तो दिन में कितने लिखाई थी मैंने? 70 या 55 से 45 और 50 से 40। यानी इन्होंने जो WHO ने अधिकतम डेसिबल में जो ध्वनि की तीव्रता बताई है कि इतनी आप यूज में ले सकते हो। तो औद्योगिक क्षेत्र में रात को तो सॉरी दिन में कितनी हो सकती है? 75 और रात को 70। आवासीय क्षेत्र में 55 हो सकती है दिन में, और रात को कितनी होनी चाहिए? 45। यानी जहां अपन रहते हैं, इसीलिए आपको पता हो तो जहां बस्तियां होती है या जहां लोग रहते हैं वहां रात को डीजे ज्यादा देर तक नहीं बजाने देते, क्योंकि 11 बजे बाद सब लोग सोने की तैयारी में होते हैं। उस समय अगर 45 डेसिबल से अधिक आपकी अधिक ध्वनि है, यूं जैसे बड़े बड़े लगा रखे, तो आपको चलाने की अनुमति नहीं है। अगर आप घर में छोटा सा स्पीकर लगा के चला रहे हो, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। यानी ध्वनि कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखाया था आपको कि ऐसे क्षेत्र जहां 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, वहां किसी भी श्रमिक को 8 घंटे से ज्यादा मजदूरी नहीं करवा सकते या लगातार काम नहीं करवा सकते, ठीक है। और जो ज्यादा काम करते हैं उनको हेडफोन का यूज करना चाहिए, या वो आता है हेडफोन जैसे गाने नहीं चलते उसमें लगाने का ही आता, बस ध्वनि रोधी, ठीक है। इसके अलावा हरित मफलर, जानते हो हरित मफलर के बारे में? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हरित मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। क्यों? क्योंकि हरित मफलर क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? ध्वनि को अवशोषित करते हैं, ठीक है। यानी ध्वनि का अवशोषण करते हैं, अच्छे अवशोषक है। इसलिए सड़क मार्ग या रेल मार्ग के दोनों तरफ सघन यानी जो पास पास होते हैं, सघन का मतलब घने, ठीक है, सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण करेंगे। ये एसआई में आ रखा है, जो पिछले एसआई वैकेंसी, ये नहीं, इसके पहले वाली एसआई वैकेंसी हुई थी उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है।
2018 के आसपास एक ऐसा की वैकेंसी हुई थी, उसमें आया था कि हरित मफलर संबंध है, ठीक है, कांस्टेबल में भी पूछा हुआ है, डायरेक्ट देगा हरित मफलर संबंध है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, यह सभी, तो किसमें आ जाएगा, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इसके अलावा कुछ करवाया था कि यही था अपना, यही था। इसके बाद मैंने कहा था अपन करेंगे जल प्रदूषण, ठीक है। तो जल प्रदूषण होता है क्या, और कोई बीओडी और सीओडी का नाम सुना आपने कभी, 12th में था साइंस में, बीओडी और सीओडी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और उधर क्या आ जाएगी, केमिकल डिमांड। यानी जल प्रदूषण मापने की इकाई या जल प्रदूषण कैसे मापते हैं कि जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पे, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण हो गया। अब क्या आएगा अपना, जल प्रदूषण। यानी जल में प्रदूषण अपन ने पढ़ा है, तो पर्यावरण प्रदूषण में विभिन्न कारक आएंगे, और जो प्रदूषण फैलाते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रदूषक, ठीक है। यानी वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रदूषक। जल प्रदूषण की अपन ये कैसे पता कर सकते हैं कि जल प्रदूषण है या नहीं, तो इसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, किसकी मात्रा के आधार पर, ऑक्सीजन की जितनी मात्रा है उसके आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि जल प्रदूषण है या नहीं। जो 1 लीटर जल है, ठीक है, क्या है, 1 लीटर जल में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, तो 8 मिलीग्राम, कितनी होनी चाहिए, 8 मिलीग्राम से अगर कम है तो वो जल कैसा है, यानी 8 मिलीग्राम से अगर कम है तो कैसा है, प्रदूषित। जल कैसा है, प्रदूषित। अगर 1 लीटर, आज लोग रहा हूं सर, कल से बाहर निकालूंगा, 3 बार बच्चा बुला के आ गया, तुम्हें मना कर दिया इनको कि हमें नहीं आना, तो मत आओ, तुम्हारे घर के ऐसे मार का पावना लागू थे, बिताना पढ़ाई सर हमारी, ठीक है। 1 लीटर जल में कितना होगा, अगर इससे कम है तो क्या हो जाएगा, प्रदूषित। अगर 1 लीटर जल है मेरे पास वापस, उसमें अगर 4 मिलीग्राम से कम जल है तो वो कैसा हो जाएगा, यानी 4 मिलीग्राम से कम ऑक्सीजन है तो वो कैसा हो जाएगा, अति प्रदूषित, अति प्रदूषित, ठीक है। अगर किसी जल है, जैसे मैंने एक जल लिया 1 लीटर, अगर उसमें मैं देखना चाहता हूं ये शुद्ध है या अशुद्ध, तो देख के तो पता नहीं लगाया जा सकता कि इसमें जब जल की मात्रा, जल में 1 लीटर जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 8 मिलीग्राम। 8 मिलीग्राम से अगर कम है तो वो जल कैसा हो जाएगा, प्रदूषित। अगर किसी जल में जो 1 लीटर है उसमें 4 मिलीग्राम से भी कम है तो वो कैसा हो जाएगा, अति प्रदूषित, और ये कैसा होता है, मनुष्य के लिए हानिकारक, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास, एक तो आता है बीओडी और एक आता है सीओडी। यानी अपन कह सकते हैं कि जल प्रदूषण को मापने की 2 यूनिट है या 2 प्रणाली है। तो एक तो क्या है, बीओडी, एक और सीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसका क्या हो जाएगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसमें बी हट गया तो यह क्या क्या, इस बायो को हटा दो, डायरेक्ट केमिकल ऑक्सीजन और डिमांड, ठीक है। बीओडी की फुल फॉर्म पूछ ले, बीओडी निम्नलिखित में से संबंधित है, तो पहले तो किससे संबंधित होगा, जल प्रदूषण, और है क्या, ये जल प्रदूषण को मापता है, ठीक है। और दूसरा बीओडी की फुल फॉर्म तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। दूसरा
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अगर अपन 12th के हिसाब से चले तो इसके नाम अलग अलग और आते हैं। हमारे कंपटीशन एग्जाम में यही पूछता है, बीओडी और सीओडी। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि बीओडी में पहले मैं इनके अंतर बता दूं, फिर आपको वो बताता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास ये जल है, क्या है, जल है, और ये कैसा है, अशुद्ध है। कैसा है, अशुद्ध, यानी अशुद्ध जल बोल रहा हूं तो यानी इसमें जो 1 लीटर है, प्रति लीटर के हिसाब से देखूं तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितने से कम है, 8 मिलीग्राम से कम है। अगर मैं बीओडी लूं पहले, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसमें जो जल को शुद्ध करने वाले जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, जिसे अपन कहते हैं गंगा का जल शुद्ध होता है तो उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो जीवाणु को, जो हानिकारक जीवाणु उसको आने नहीं देते। तो इसमें जो जीवाणु है, क्या है, इसमें जो जीवाणु है, यानी इस अशुद्ध जल में जो जीवाणु है, या अपन कह सकते हैं कि ये अशुद्ध जल है, इसमें कार्बनिक पदार्थ है, जो अशुद्ध कार्बनिक पदार्थ है उसको ये जीवाणु क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, यानी इसको नष्ट करेंगे। तो उन कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए इन जीवाणु को जितने ऑक्सीजन की मात्रा, जितने ऑक्सीजन की क्या चाहिए, मात्रा, उसे क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है, मेरे को डिमांड है इस चीज की, यानी मेरे को आवश्यकता है। तो इन जीवाणुओं को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किसके लिए, इसमें जो कार्बनिक, अशुद्ध कार्बनिक पदार्थ है उसका अपघटन करने के लिए इन जीवाणुओं को जितने ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, बायो। समझ गए। अब दूसरा क्या है, इसमें याद करने का तरीका है, बायो में क्या पढ़ते हैं अपन, जीवों के बारे में, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें जीवाणु को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है सीओडी। ठीक है, वापस वही जल, इसमें भी क्या है, कार्बनिक अशुद्धियां हैं। ठीक है, जिसे कौन नष्ट कर रहा है, यहां पे जीवाणु, यहां पे कौन करेगा, रसायन। जिस रसायन से अपन नष्ट करेंगे K2Cr2O7, कोई नाम बताएगा इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, यानी यहां पे तो मैं कह रहा था कि इस जीवाणु को जितनी ऑक्सीजन की मात्रा है, किस लिए, यहां जो अपशिष्ट पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, उनको क्या करेगा, नष्ट करने के लिए इस जीवाणु को जितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए थी वो क्या कहलाएगा, बीओडी। यहां पे मैं कह रहा हूं कि यहां पे जल तो वही है, अशुद्धियां भी वही है, कार्बनिक, यहां इनको अपघटन कौन कर रहा है, तो ये जो K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलेंगे, सीओडी। केमिकल आ रहा है, केमिकल किसे बोलते हैं, अपन रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, और बायो में जीव पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि जीव वाले में तो क्या आ जाएगा, जीवाणु को चाहिए, और ये जो दूसरा है सीओडी, इसमें क्या चाहिए, केमिकल को ऑक्सीजन चाहिए। समझ गए दोनों में अंतर। इसके बाद आता है हमारे पास एक सुपोषण। क्या आता है, नाम से बता सकता है कोई इसका मतलब क्या होता है, पोषण, यानी एक आता है स्वपोषण, एक आता है सुपोषण। सुपोषण अपने हिसाब से तो बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित हो। जैसे अपन पोषक तत्व पढ़ाया था तब आपको संतुलित भोजन लिखाया था। ठीक है, संतुलित भोजन किसे कहेंगे, जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हो। लेकिन ये इसका उल्टा है। क्या है, देखो, सुपोषण किसे कहेंगे कि जब जल में, क्या, जब जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, इसमें जलीय जीव क्या होंगे, मरने लगते हैं या मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यहां पे तो मैं कह रहा हूं सुपोषण, पोषण प्राप्ति से हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं कि जब जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी तो जलीय जीव क्या होंगे, मरने लगेंगे। ठीक है, उल्टा हुआ ना, ऊपर तो पोषण है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहां पे तो क्या मर रहे थे, जलीय जीव। लेकिन जलीय जीव, आपने कभी एल्गी का नाम सुना है, शैवाल, शैवाल जो अपनी लैंग्वेज में कहा के कांजी, हरी जो अपने जो पानी की खेलियां या तालाब पे होती है, या पुराने जो घर देखना जहां कोई रहता है, ये खंडर हो गए, वहां पुराने घरों पे बारिश के जब पानी आते हैं छत पे और दीवारों पे हरी हरी पेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, तो वो क्या होता है, शैवाल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी। ठीक है, ये जो सुपोषण है इसमें क्या पढ़ रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ में जैसे अपन देखते हैं अपमार्जक,
जानते हो अपमार्जक? सर्फ, डिटर्जेंट, ठीक है। इसमें पाया जाता है फास्फोरस और नाइट्रेट। क्या पाया जाता है? फास्फेट या नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो एल्गी होते हैं उसे क्या देते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। यहां फास्फेट आएगा, फास्फेट, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो एल्गी है, यानी जो अपने लैंग्वेज में कहे तो कांजी है, उसको पोषण प्राप्त करते हैं। अपमार्जक में जो फास्फेट और नाइट्रेट है, ये क्या करते हैं? एल्गी को वृद्धि, यानी उसको पोषण और वृद्धि के लिए सहायक है। जैसे हम पढ़ते हैं हमारे शरीर के लिए वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन या पूरे पोषक तत्व, ठीक है। तो इसी प्रकार जो एल्गी है यानी शैवाल, उसकी वृद्धि के लिए क्या चाहिए? अपमार्जक। तो ये क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि अधिकतर, जैसे अपन पुष्कर गया, कोई पुष्कर में जैसे एंटर होते हो इस राइट हैंड की तरफ, ठीक है, एक छोटा सा तालाब है, वो पूरा हरा हरा हो रखा है। जैसे ये एल्गी है, उसमें आप देखोगे कि यार यहाँ कूद जाऊं तो मैं डूबूंगा नहीं, लेकिन वो बहुत गहरा होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे तो जलकुंभी है, जानो जलकुंभी? तो वहां क्या होता है? एल्गी की पूरी परत फैल जाती है, और एल्गी की परत फैल जाएगी तो यहाँ जलीय जीव मरने लगेंगे। इसे जो एल्गी क्या वृद्धि हो रही है, इसे एल्गी बम्प या शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। प्रस्फुटन का मतलब फैलना, फूट के, और एल्गी बम्प यानी बम्प जब फूटता है आसपास में फैल जाता है, तो ये भी क्या करते हैं? आसपास में फैल जाते हैं। इसके अलावा एक आता हमारे पास जैव आवर्धन। क्या आता है? जैविक आवर्धन भी बोल दो या जैव आवर्धन, ठीक है। ये जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन क्या होता है कि जब रसायन, ये क्या है? जैसे मान लो पादप है, जब रासायन कहां छिड़कते हैं? अपन खेतों में। तो जब रासायन किसमें जाएंगे? पादपों में। पादपों को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, इसे सेकंड, इसे तृतीय। यानी जब रासायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश हो जाता है तो ये इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। क्या होती है? अब जैसे ये पादपों में जाएगा, पादपों को किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीय को, तृतीय। यानी ये रसायन किसमें आ गया? खाद्य श्रृंखला में, श्रृंखला बन गई। तो ये श्रृंखला में जब आता है तो इनकी मात्रा में क्या होता है? अधिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? श्योर? छापा? इसमें इंपोर्टेंट एक तो ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक जो मैंने लिखा है आपको एल्गी बम्प यानी शैवाल प्रतिस्फुटन होता है, वो याद इंपोर्टेंट, ठीक है। तो लिखो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कॉपी कहां साइंस की थी? बैग में? अच्छा, यहाँ पे रफ में लिखोगे घर पे जाके, है ना। ये 2-4 दिन का ही रहेगा, इनसे पूछ लो, इनसे पूछो। ये भी शुरू में मैंने मना किया था रफ में मत लिखो, यही फेर में लिख लो, उसे 2 बार पढ़ लो घर पे जाके, आगे अकल ठिकाने। घर टाइम ही नहीं मिला सर के लिखवाने, मिल जाएगा तो वो 2-4 दिन मिली बेटा। तो यहाँ जो लिखा उसे घर पे जाके जितने टाइम में लिखते हो उतने टाइम में 2 बार रिवाइज कर लो। वाह, छोड़ो, लिखो जल प्रदूषण। लिखो जल प्रदूषण की जांच कैसे करेंगे अपन? ऑक्सीजन। तो लिखो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की जांच, जल प्रदूषण की जांच उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर की जाती है। जल प्रदूषण की जांच उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर की जाती है। लिख लिया? जल प्रदूषण की जांच उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर की जाती है। अगली लाइन में लिखो 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में ऑक्सीजन की मात्रा, 1 लीटर जल में ऑक्सीजन की मात्रा
यदि 8 मिलीग्राम से कम है, यदि 8 मिलीग्राम से कम है या कम होती है तो वह जल कैसा होता है? प्रदूषित। तो वह जल प्रदूषित होता है। तो वह जल प्रदूषित होता है। जबकि इसी लाइन में लिखना, जबकि 1 लीटर जल में, जबकि 1 लीटर जल में ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम से कम होती है, जबकि 1 लीटर जल में ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम से कम होती है, तो वह जल अति प्रदूषित होता है। तो वह जल अति प्रदूषित होता है। हो गया। अब आगे लिखो बीओडी व सीओडी। ओनली फुल फॉर्म नहीं लिखनी अभी, ओनली फॉर ये लिख लो, बीओडी और सीओडी जल प्रदूषण को मापने वाली विधियां हैं। बीओडी और सीओडी जल प्रदूषण को मापने वाली विधियां हैं। हो गया। अब पहला लिखो बीओडी और ब्रैकेट में लिख लेना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो बनाओगे क्या? चलो छोटो डायग्राम, आप तो डायरेक्ट परिभाषा लिख लो। जल में घुली हुई, जल में घुली हुई कार्बनिक अशुद्धियां, जल में घुली हुई कार्बनिक अशुद्धियों का अपघटन, जल में घुली हुई कार्बनिक अशुद्धियों का अपघटन, जल में घुली हुई कार्बनिक अशुद्धियों का अपघटन करने हेतु जीवाणु को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा ही क्या कहलाती है? बीओडी। जल में घुलनशील कार्बनिक अशुद्धियों का अपघटन करने हेतु जीवाणु को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा बीओडी कहलाती है। परिभाषा हो गई याद? बीओडी तो किसे कहेंगे? जैसे जल में जो अशुद्धियां हैं कार्बनिक, उसे अपघटन करने के लिए जीवाणु को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? बीओडी। अब सीओडी क्या हो जाएगा? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगला लिखो सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में घुली कार्बनिक अशुद्धियों, जल में घुली कार्बनिक अशुद्धियों का अपघटन करने हेतु, जल में घुली कार्बनिक अशुद्धियों का अपघटन करने हेतु, वो उधर नाम लिखा हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ब्रैकेट में लिख लेना K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाएगी? सीओडी। पोटेशियम डाइक्रोमेट को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा सीओडी कहलाती है। वहां तो क्या था? जीवाणु को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, और यहाँ पे क्या है? इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो क्या कहलाएगी? सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब एक नोट करके लिखो, नोट सीओडी को
बीओडी से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सीओडी को बीओडी से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी दोनों अगर अपन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा किसमें आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की? सीओडी में। अब लिखो सुपोषण, अलग से हेडिंग डालना छोटी सी, सुपोषण, वो ऊपर लिखा हुआ सुपोषण। सुपोषण जब जल में कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियां बढ़ जाती है, जब जल में कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियां बढ़ जाती है, जब जल में कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियां बढ़ जाती है तो इससे जलीय जीव मरने लगते हैं। जब जल में कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियां बढ़ जाती है तो इससे जलीय जीव मरने लगते हैं, जिसे सुपोषण कहा जाता है। जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं, जिसे सुपोषण कहा जाता है। अब लिखो अपमार्जक, अपमार्जक में उपस्थित, अपमार्जक में उपस्थित फास्फेट व नाइट्रेट, फास्फेट एवं नाइट्रेट के कारण जल में शैवाल तेजी से वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? तेजी से वृद्धि, जिसे शैवाल स्फुटन या एल्गी बम्ब कहा जाता है। जिसे शैवाल प्रस्फुटन, स्फुटन भी लिख सकते हो, आधा सह फुटन, स्फुटन, या ब्रैकेट में लिख लेना एल्गी बम्ब कहा जाता है। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख लो फास्फेट व नाइट्रेट, फास्फेट व नाइट्रेट शैवाल को पोषण व वृद्धि प्रदान करते हैं। क्या? पोषण व वृद्धि प्रदान करते हैं। ठीक है, अब अगला लिखो, वापस हेडिंग डालो, जैविक आवर्धन, जैविक आवर्धन। लगा ली हेडिंग? अब लिखो खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में एक बार खाद्य श्रृंखला में एक बार रसायनों के प्रवेश करने के पश्चात, खाद्य श्रृंखला में एक बार रसायनों के प्रवेश करने के पश्चात लगातार इनकी मात्रा या सांद्रता बढ़ती रहती है या बढ़ती जाती है, इसे ही क्या कहेंगे? जैविक आवर्धन। खाद्य श्रृंखला में रसायनों का एक बार प्रवेश करने के बाद लगातार इनकी मात्रा या सांद्रता बढ़ती रहती है, इसे ही क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन। क्या? मात्रा या सांद्रता बढ़ती है, जिसे क्या कहेंगे? जैविक आवर्धन। और वो डायग्राम बनाओ तो बना लेना। रसायन, रासायन किसमें ग्रहण जा रहे हैं? पादपों में। पादपों को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, एक नोट लगाओ फिर।
पहले तो लिख लो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हाँ नोट में लिखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसी के नीचे दूसरा नोट या स्टार करके लिख लो, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974। अधिनियम 1974। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 86 कर लेना, 74 है वहां 1986 कर लेना। पर्यावरण संरक्षण अगले लाइन में लिखो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जल से होने वाले रोग क्या क्या हो सकते हैं? जल से रोग होते हैं। प्रदूषित जल से दो चीजें होती है, एक तो होता है जल यानी प्रदूषित जल से होने वाले रोग, ठीक है, एक होती है जल से फैलने वाले रोग, दोनों अलग अलग है। एक तो जल से होती है और एक फैलती है। जैसे मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज, वेरी गुड। मादा एनाफिलीज एक सिर्फ वाहक है, होता प्लाज्मोडियम के कारण है। किसके कारण? यही गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो जल से फैलने वाली और जल से होने वाली ये पढ़ेंगे तो वैसे अपन वहां, लेकिन एक दो नोट करके लिख लो जल से होने वाले रोग। मीना माता का नाम सुना आपने, जिसे हम राजस्थानी मीना माता कहते हैं। एक होता है वैसे तो होते हैं मिनी माता, ठीक है, मीना माता, ठीक है, और राजस्थानियों ने क्या कर दिया? माता, ठीक है। तो आप लिखो मिनी माटा रोग, मिनी माटा लिख के डायरेक्ट ऐसे एरो करना। और इसमें कब बढ़ेगा मिनी माटा? जब जल में पारे की मात्रा अधिकतम हो जाएगी या पारे की अधिकता से। मिनी माटा रोग पारे की अधिकता से, ठीक है। दूसरा लिखो ब्लू बेबी सिंड्रोम, जल में पारे की अधिकता से, जल की अधिकता से, जल की अधिकता से तो फिर स्वाहा होता है, रोग नहीं होता। कभी डूब के देखना तालाब नाडे में, डर लगता है। ब्लू बेबी लिखू क्या मैं? ब्लू, आज ब्लू है पानी, पानी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट के अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होगा? नाइट्रेट की अधिकता से। इसके बाद अधिकतर अजमेर नागौर में जो रोग होता है, कुबड़ पट्टी किसे कहते हैं? तो लिखो फ्लोरोसिस, रोग में तो लिखो फ्लोरोसिस। आप कौन लिख रहे हैं? फ्लोरोसिस, फ्लोराइड की अधिकता से। अभी तो कम हो गए, अधिकतर पहले नागौर अजमेर की दीवारों पे यही लिखा होता था, दांत पीले हड्डी जाम, यही है फ्लोराइड की पहचान, ठीक है। फ्लोरोसिस किसके कारण होगा? फ्लोराइड। अब लिखो ब्लैक फुट, ब्लैक फुट, आर्सेनियम की अधिकता से। किसकी अधिकता से? आर्सेनियम। ब्लैक फुट, ब्लैक फुट और ब्लैक फुट, ठीक है, किसके अधिकता से? आर्सेनियम, ठीक है। इसके बाद लिखो इटाई, इटाई इंपोर्टेंट कर लेना, इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई रोग, अरे इटाई इटाई दो बार लिख ले इसको, इटाई इटाई रोग। ये होगा केडियम,
कैडमियम, कैडमियम का नाम सुना है? परमाणु भट्टी में यूज लेने वाला। ओरियोटन, कैडमियम की अधिकता से। अब इसके अलावा जो रोग है बाकी जैसे पीलिया, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, ये अपन पढ़ेंगे उनमें रोगों में। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट है तो मैंने यहां लिखा दी, लिखो फटाफट। इटाई रोग को इंपोर्टेंट कर लेना, एक ब्लू बेबी सिंड्रोम को इंपोर्टेंट कर लेना, और मिनामाटा रोग पूछा हुआ है। ये मिनीमाटा रोग है ना, ये किसके कारण पड़ता है? जब जल में पारे की अधिकता हो जाएगी। पारे की जगह मरकरी लिख दो तो, अगर Hg लिख दो तो यही है। ठीक है, तो जल में पारे की अधिकता से तो क्या होगा? मिनीमाटा रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम कब होगा? जब नाइट्रेट की अधिकता होगी। ठीक है, इसके बाद फ्लोराइड यानी फ्लोरोसिस रोग कब होगा? जब फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी। फिर आता है अपने इटाई रोग, किसके अधिकता से? कैडमियम, और एक आर्सेनियम की अधिकता से ब्लैकफुट। ठीक है, ये हमारा जल प्रदूषण हुआ। ठीक है, अब हम करेंगे वायु प्रदूषण, जिसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, हो गया टाइम आज का अपना। उठाना बेटा 10 हो गया ये। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। एक बार कॉपी वॉपी बंद कर दो और इधर देखो मेरी तरफ। ठीक है, अपन ने स्टार्ट किया था पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून। और राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय तो कब हो जाएगा? 5 जून। और जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस बनाया जाता है 5 जून को, उसका निर्णय कहां लिया गया था? तो स्टॉकहोल्म सम्मेलन 1972 में सर्वप्रथम इसका निर्णय लिया गया था कि 5 जून को हम क्या बनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। और राष्ट्रीय 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को और कौन सा दिवस आता है? कंप्यूटर दिवस। 1 दिसंबर को आता है एड्स। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा कि वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। प्रदूषक के प्रकार लिखे थे। फिर पहला लिखा था हमने जैव निम्नीकृत प्रदूषक, यानी जिसको जीव द्वारा नष्ट किया जा सके। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा था जैसे कपड़े, रसोई का कचरा, साबुन, ईटीसी। दूसरा था जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक, यानी वे पदार्थ जिनका जीव द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता, रबड़, प्लास्टिक, कांच, ईटीसी। और इसमें मैंने इंपोर्टेंट करके लिखा था अपमार्जक और पारा, इसका जीव अपघटन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर लिखा था मैंने मात्रात्मक और गुणात्मक। तो मात्रात्मक में तो क्या था? इसकी सूक्ष्म मात्रा ही क्या करेगी? प्रदूषण उत्पन्न, जिसमें थे विभिन्न रसायन। इसके बाद लिखा था मैंने गुणात्मक। ठीक है, इसकी मात्रा निश्चित अपने पाई जाती है। ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक उल्टे बुला रहे हो शायद आप। गुणात्मक है जिसकी सूक्ष्म मात्रा ही क्या होती है? पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हो जाती है। ठीक है, फिर आता मात्रात्मक, यानी इसकी संख्या तो पाई जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो सूक्ष्म संख्या है 0.03% ये पाई जाती है। ये ना तो हानिकारक है, नहीं प्रदूषित है। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, फिर मैंने लिखा था प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में तो क्या था? इसमें सिंगल पदार्थ, यानी एक ही पदार्थ क्या कर सकता है? पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें लिखा था मैंने SO2 और CO, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, फिर मैंने लिखा था द्वितीयक। द्वितीयक में लिखा है अकेला पदार्थ क्या नहीं करता? अकेला तो उसमें आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि 2 पदार्थ मिलकर क्या करेंगे? प्रदूषण। जैसे धूम्र कोहरा, धूम्र प्लस कोहरा। फिर मैंने 2 घटनाएं लिखाई थी। एक तो लिखाए थे लंदन स्मोक और एक लॉन्च एंजल स्मोक। लंदन स्मोक कब हुई थी? और वो 1943। ठीक है, लंदन स्मोक किसके कारण हुए थे? कि धुएं से निकलने वाले सल्फर के ऑक्साइड जब जलवाष्प के साथ मिले तो क्या बने? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। और उधर नाइट्रिक अम्ल बनेगा, यानी नाइट्रिक के ऑक्साइड जब जलवाष्प के साथ मिले तो ये बने। ठीक है, दोनों घटना याद रखनी है। फिर अपन ने लिखा था ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण वह ध्वनि जो हमारे कानों के लिए अप्रिय या मन में अशांति उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? क्या उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, और फिर हमने लिखा ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, अनिद्रा, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, बहरापन, बहरे भी होते हैं, और इसमें उच्च रक्तदाब और हृदय संबंधी रोग और मृत्यु। ठीक है, फिर ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल। और जिस यंत्र से मापी जाती है? डेसिबल मीटर। इसके बाद हमने पढ़ा था इसके कि जो 80 डेसिबल से अधिक होती है ध्वनि, वो क्या करती है? पर्यावरण
प्रदूषण। और 90 डेसिबल से अधिक हमारे कानों के लिए अधिक हानिकारक होती है। सामान्य बातचीत के डेसिबल में कितनी होती है? 40 से 45 से 60, ठीक है। और जो कानाफूसी होती है उसमें 15 से 30, और शांत वातावरण में 30, उल्टा सुल्टा बोल रहा हूं मैं, 30 से 40 WHO के अनुसार है। हमारे अनुसार कितनी थी? 30। फिर हमने पढ़ा कि WHO के अनुसार जो ध्वनि मतलब विभिन्न क्षेत्र है उसमें ध्वनि की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है, तो इसने 4 क्षेत्र बताए। पहला औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा व्यापारिक क्षेत्र, तीसरा आवासीय क्षेत्र और शांति क्षेत्र, ठीक है। जो औद्योगिक क्षेत्र था उसमें कितने थे? दिन में और रात में अलग अलग बताए, ठीक है। दिन में तो 75 और रात में 70। फिर आता हमारे व्यापारिक 65, 55। फिर आता आवासीय 55 से 43, ठीक है। फिर आता शांत में 50 से 40, दिन में 50 और रात में 40। फिर एक नोट करके लिखा था अपन ने कि जो ऐसे उद्योग जहां 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि उत्पन्न होती है डेसिबल में, तो वहां कोई भी श्रमिक उसे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। ये था। फिर हरित मफलर लिखा। हरित मफलर क्या है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यह है जो पेड़ पौधे होते हैं ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं, इसीलिए सड़क मार्ग व रेल मार्ग के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण किए जाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। फिर हमने आज स्टार्ट किया जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे मापते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, ठीक है। क्या मापते हैं? जल प्रदूषण। यानी 1 लीटर जल में अगर 8 मिलीग्राम से ऑक्सीजन कम है तो वो जल कैसा होगा? प्रदूषित। अगर उसी जल में यानी 1 लीटर जल में 4 मिलीग्राम से कम है तो वो जल कैसा हो जाएगा? अति प्रदूषित, ठीक है। फिर जल प्रदूषण मापने की 2 विधियां थी, बीओडी और सीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या थी? कि जल में घुलनशील या जल में पाई गई कार्बनिक अशुद्धियों को जो जीवाणु नष्ट कर रहे हैं, उन जीवाणुओं को जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? बीओडी। और अगर मैं कह दूं सीओडी, तो जो रसायन था हमारे पास K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसको जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे? सीओडी, ठीक है। फिर मैंने लिखा है आपको सुपोषण। सुपोषण क्या था? कि जब जल में ये कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियां बढ़ जाएगी, जिससे क्या होंगे? जलीय जीव मरने लगेंगे, उसे क्या कहते हैं अपन? सुपोषण। सुपोषण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो शैवाल होते हैं वो अपमार्जक यानी फास्फेट और नाइट्रेट इसकी अधिकता से क्या करते हैं? वो वृद्धि करते हैं या इससे अपना पोषण व वृद्धि प्रदान करते हैं। जो वृद्धि ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? स्फुटन, यानी शैवाल स्फुटन, और इंग्लिश में एल्गी बम, ठीक है। फिर अपन ने लिखा था जैविक आवर्धन, है ना। जैविक आवर्धन में क्या था? कि जैविक आवर्धन में जब रसायन श्रृंखला में यानी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं तो इनकी मात्रा लगातार बढ़ती रहती है। फिर मैंने कुछ रोग लिखा है, नोट लिखा है आपको 2। 1972 में कौन सा अधिनियम आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 74 में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम, और 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। फिर रोग लिखे अपन ने, जैसे मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? जल में पारे की अधिकता से। और फिर मैंने लिखा है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से। फिर लिखा है फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता से। फिर लिखा है मैंने ब्लैक फुट, वो किसके अधिकता से? आर्सेनियम की अधिकता से। फिर लिखा है मैंने इटाइटाई, वो किसके अधिकता से? कैडमियम की अधिकता से। ये हमारा जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रदूषण थे आज तक का जो हमने पढ़ा। कल अपन करेंगे वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण में थोड़ा टाइम लगेगा ना। अब भी किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है मेरे को।